हेलो एवरीवन, सभी को नमस्कार। राम राम, खणी खम्मा, राधे राधे। सभी बच्चे आ जाएं एक बार। और आज अध्याय 10 के हम लोग अभ्यास क्वेश्चन करने वाले हैं बच्चों। और बारी बारी से देखेंगे कि किस प्रकार से किसी क्वेश्चन को किस तरीके से अप्रोच करें और जिससे कि अपन अच्छे मार्क्स प्राप्त कर सके बोर्ड की आंसर शीट के अंदर। तो उसके लिए एक पैटर्न वाइज जो अपनी एक मुहिम चल रही है कि किस तरीके से अपन 100 आउट ऑफ 100 लेके आएंगे फिजिक्स के अंदर। तो उसके लिए आपके पास आपके आंसर की शैली इतनी अच्छी होनी चाहिए कि टीचर को देखते ही लगे कि यार वाकई में मज़ा आ गया बच्चे की कॉफ़ी देख के। ठीक है, तो उसी के साथ में आपकी स्क्रीन पे चैप्टर नंबर 10 तरंग प्रकाशिकी का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आपके पास। तो आप सबसे पहले क्वेश्चन को रीड करेंगे और शांति से हर एक स्टेप को समझते हुए रीड करेंगे। अपन को क्वेश्चन के अंदर क्या दे रखा है बच्चों? अपन को गिवन है कि आपके पास 589 नैनोमीटर तरंग दैर्घ्य का एक वर्णीय प्रकाश है जो वायु से जल की सतह पर आपतित होता है। तो सबसे पहले इस चीज़ को समझो कि वायु से जल की सतह पर मतलब अपवर्तन हो रहा है, जाहिर सी बात है। ठीक है, तो ये सबसे पहले आपके पास सतह हो गई और ये आपके पास में कोई नॉर्मल हो गया। ठीक है, और इसके ऊपर कोई एक आपतित किरण आ रही है। क्या आ रही है? आपतित किरण। क्लियर? यह आपका विरल माध्यम है। विरल माध्यम मतलब वायु। ठीक, ये सेकंड आपका सघन माध्यम। सघन माध्यम बोले तो सघन माध्यम आपके पास जल। ठीक है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलेंगे। तो बेटा ये यहाँ पे बनाया गया आपका आपतन कोण आई। अब बात करते हैं कि सघन माध्यम में आ रही है। तो ये बात आपको भली भांति पता है अपवर्तन के रूल के अकॉर्डिंग कि अगर कोई प्रकाश किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम की ओर आ रही है तो वह अभिलंब की ओर क्या हो जाएगी बच्चों? झुक जाएगी। क्लियर? तो यहाँ पे वो आपका अपवर्तन कोण बनाएगी कि नहीं बनाए? तो इस किरण को बोलते हैं अपवर्तित किरण। कौन सी किरण? अपवर्तित किरण। ओके, आगे पढ़ो। जल की सतह पर आपतित होता है। तो ये बोल रहा है कि देखो, कोई भी प्रकाश किरण अगर सतही बिंदु पर आपतित होती है तो वो कंप्लीट रूप से न तो उसका अपवर्तन होता है, नहीं कंप्लीट रूप से उसका परावर्तन होता है। तो इसका कुछ भाग अपवर्तित हो गया लेकिन कुछ भाग सेम मीडियम के अंदर वापस लौट के तो जाएगा। तो इस किरण को बोलेंगे बच्चे परावर्तित किरण। गुड, अगर किसी को दिक्कत हो तो बोलो। यहाँ पे जो एंगल बनाएगी ये आपका एंगल आर, जिसको आप बोलेंगे परावर्तन कोण। क्लियर? तो सबसे पहले जो आपको चीज़ें दे रखी थी कि कोई प्रकाश किरण आएगी आपके, ये आपका आपतन बिंदु है, ये आपका अभिलंब है। ठीक है, तो इस आपतन बिंदु पर अभिलंब के साथ आपतन कोण आई बनाती हुई आपतित होगी। फिर ये अपवर्तित होगी तो दूसरे माध्यम में जाएगी। दूसरे माध्यम कौन सा? आपके पास जल है जो वायु की अपेक्षा सघन माध्यम है, इसलिए विरल माध्यम से सघन माध्यम में आएगी तो अभिलंब की ओर झुकेगी। क्लियर? क्या इतनी बातें क्लियर है सभी बच्चों को? इतनी बातें क्लियर है ना? ये क्या हो रही है? यहाँ पे झुक चुकी है अभिलंब की ओर। तो अब इसमें क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? आपसे पूछ रहा है परावर्तित तथा अपवर्तित प्रकाश की तरंग दैर्घ्य, आवर्ती तथा चाल ज्ञात कीजिए। आपको ये चीज़ पता है। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले अपन देखेंगे कि दिया क्या है। दिया है प्रकाश की तरंग दैर्घ्य जो आपके पास 589 नैनोमीटर है, 589 नैनोमीटर। तो नैनो बोले तो 10 की घात माइनस का 9 मीटर। ठीक है, फिर बात करते हैं कि प्रकाश की चाल। प्रकाश की चाल क्या होती है बच्चों? निर्वात के अंदर 3 × 10 की घात 8 मीटर पर सेकंड होती है। अगर वायु के लिए अपवर्तनांक की बात करें तो, क्योंकि इसमें अपवर्तन की घटना हो रही है, तो वायु के लिए अगर अपवर्तनांक की बात करें तो आपके पास में ये हो जाता है n = 1। और अगर जल के लिए बात करें तो ये होता है 1.33। ठीक है, तो ये आपके पास में दोनों के अपवर्तनांक हो गए। अब सबसे पहले बात करते हैं परावर्तित प्रकाश के लिए।
ठीक है बच्चे। तो परावर्तित प्रकाश की अगर मैं बात करूँ तो उसके लिए तरंग दैर्घ्य, एक बात बताओ मुझे, समान, अगर माध्यम समान ही रहेगा, परावर्तित अपवर्तित हो या परावर्तित, दोनों ही कंडीशन के अंदर माध्यम फर्स्ट ही माध्यम के अंदर वो वापस लौट के जाएगी, तो तरंग दैर्घ्य का मान तो एक समान माध्यम होने के कारण अपरिवर्तित रहेगा, अर्थात लैम्डा का मान वही आएगा जो 589 नैनोमीटर आपके आपतित का आ रहा था। ठीक है, अब बात करते हैं प्रकाश की चाल। प्रकाश की चाल यहाँ पे क्या है, जो निर्वात की चाल है आपके पास 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। तो प्रकाश की आवर्ती की बात हो रही है। देखो आपके पास प्रकाश की चाल भी है, आपके पास लैम्डा भी है, तो आवर्ती की बात करें तो आवर्ती क्या होता है आपके पास, आवर्ती न्यू बराबर होता है c/λ। तो मुझे एक बात बताओ, c क्या है आपके पास, प्रकाश का वेग, और लैम्डा आपके पास 589 नैनोमीटर आपको दे रखा है। जब इन दोनों को अपन सोल्व करते हैं और ये 10⁹ को अगर आप ऊपर लेके जाओगे तो हो जाएगा पॉजिटिव, तो 8 + 9 कितने हो गए आपके 17, तो 3/589 × 10⁻17 हट जाए। जब अपन इस चीज़ को सोल्व करेंगे आगे तो अपने पास में क्या आता है, ये आपके पास आ जाएगा 5.09 × 10⁻14 हर्ट्ज। क्लियर, ये आ गई आपके पास में। देखो परावर्तित प्रकाश की तरंग दैर्घ्यता आ गई उसकी, क्योंकि वो अपवर्तित रहेगी, माध्यम समान है, प्रकाश की चाल वही रहेगी जो निर्वात के अंदर है, क्योंकि वायु की बात हो रही है, वायु और निर्वात दोनों के अंदर ही प्रकाश की चाल सेम रहती है। फिर बात करेंगे प्रकाश की आवर्ती की। आवर्ती और लैम्डा के अंदर आपको संबंध पता है, क्योंकि c = न्यू लैम्डा होता है, तो न्यू की वैल्यू चाहिए तो c/λ करके वैल्यू पुट कर देंगे। अब बात करते हैं अपवर्तित प्रकाश के लिए। अपवर्तित प्रकाश का मतलब, अपवर्तन होता क्या है, प्रकाश का एक माध्यम से दूसरे माध्यम में गमन, प्रवेश करना। तो उसमें क्या होगा, अगर माध्यम विरल से सघन है तो वो माध्यम की ओर, अभिलंब की ओर झुक जाएगी। यदि सघन से विरल में जा रही है तो वह अभिलंब से दूर हट जाएगी। यही कंडीशन होगी ना बेटा। तो उसके अंदर क्या हो रहा है, आपका मीडियम चेंज हो रहा है। मीडियम चेंज हो रहा है तो नए मीडियम का आपके पास अपवर्तनांक लागू होता है। यहाँ पे नया मीडियम कौन सा है आपके पास, जल है, तो जल का अपवर्तनांक अपन को दे रखा है 1.33। राइट, अपवर्तित प्रकाश की बात करें तो इसमें लैम्डा का मान क्या परिवर्तित होगा, जी जरूर होगा, क्योंकि वो नया अपवर्त जो आपके पास तरंग दैर्घ्यता आएगी वो लैम्डा प्राइम आएगी, λ/n, कि जो आपके पास पहले आपतित प्रकाश की जो तरंग दैर्घ्य था उसके अंदर आप अपवर्तनांक का क्या दे दो, भाग दे दो, उससे विभाजित कर दो, तो आपके पास नई तरंग दैर्घ्यता आ जाएगी। तो ये 589 नैनोमीटर थे, तो 589 × 10⁻⁹ अपॉन इसका अपवर्तनांक कितना है 1.33। तो इसका डिवाइड लगा देंगे तो अपने पास मेरे जो रिजल्ट आ रहा है मैथमेटिकली कैलकुलेशन के बाद में ये आ रहा है 442.857 नैनोमीटर। ठीक है, तो ये अप्रोक्स अगर देखें बेटा इसको, तो ये अप्रोक्स आपके पास में कितना चला जाएगा 443 नैनोमीटर के अंदर। तो ये आपके पास तरंग दैर्घ्यता हो गई। अब बात करते हैं अपन आवर्ती की। देखो माध्यम बदले या ना बदले भैया, आवर्ती का मान तो हमेशा ही दोनों ही माध्यमों के अंदर सेम रहता है, इसलिए जो अपन ने फर्स्ट मीडियम के अंदर आवर्ती कैलकुलेट की है यही आपके पास किसकी आवर्ती हो जाएगी, अपवर्तन के बाद में हो जाएगी। क्लियर, क्योंकि आवर्ती ही एक ऐसी आपके पास, देखो तरंग दैर्घ्यता बदल जाती है, चाल बदल जाती है, लेकिन आवर्ती कभी भी माध्यम बदलने पर नहीं बदलती है। ठीक है, अब बात करते हैं बच्चों की चाल। उसकी चाल क्या होगी, तो जो आपके पास जो नई चाल आएगी जल के अंदर, अपवर्तित प्रकाश की जो चाल होगी ये आपके पास में वाटर है। ठीक है, तो जल के अंदर कितनी होगी c/n। तो यहाँ पे c क्या है, प्रकाश का वेग 3 × 10⁸, और आपके पास जो नया अपवर्तनांक आएगा 1.33 का, इसका डिवाइड करोगे तो आपके पास ये आएगा 2.26 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो इस प्रकार से आपका फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हुआ बच्चों। ठीक है, इसमें आपको तरंग दैर्घ्यता दे रखी थी आपतित की, और उसके बाद में आपसे अपवर्तित तथा परावर्तित दोनों ही घटनाओं के लिए आपके पास प्रकाश की आवर्ती, चाल, और आपके पास में इसके अलावा जो
एक तो चाल तो परावर्तन के लिए बात करेंगे तो वही प्रकाश की होगी क्योंकि वायु के लिए होती है, और इसके लिए बात करेंगे तो अपन डिवाइड कर देंगे अपवर्तनांक से। ठीक है, तो इजीली आप क्या क्या निकाल लोगे, तरंग दैर्घ्यता जो जल के अंदर जाएगी तब तरंग दैर्घ्यता भी चेंज होगी, चाल भी होगी, लेकिन आवर्ती का मान सेम रहेगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट। बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन की। तो सेकंड क्वेश्चन है आपके पास ये, तो इसमें निम्नलिखित दशाओं में प्रत्येक तरंगाग्र की आकृति क्या होगी आपसे पूछ रहा है। कुछ कंडीशन आपको दे दी कि इन कंडीशंस के अंदर बताओ कि वेव फ्रंट की जो शेप होगी वो क्या होगी। तो फर्स्ट आप देखो बच्चों, किसी बिंदु स्रोत से अपसरित प्रकाश कैसा होगा। बिंदु स्रोत से जो अपसरित प्रकाश होता है वो हमेशा गोलीय होता है, गोलाकार और अभिसारी होता है। तो फर्स्ट का आंसर आपके पास हो जाएगा गोलीय और अभिसारी। सेकंड की बात करते हैं कि उत्तल लेंस से निर्गमित प्रकाश जिसके फोकस बिंदु पर कोई बिंदु स्रोत रखा है, तो उस कंडीशन में तरंगाग्र क्या होगा। जब बिंदु स्रोत को उत्तल लेंस के फोकस पर रखा जाता है तब लेंस से निर्गत प्रकाश किरणें एक दूसरे के समांतर प्राप्त होती है बच्चों। तो इस प्रकार से जो तरंगाग्र बनता है वो आपका समतल तरंगाग्र बनता है, इस बात का ध्यान रखें। ठीक है, क्योंकि बिंदु जो उत्तल लेंस के पास फोकस करके रखा जाएगा तो निर्गत प्रकाश होगा ना वो एक लीनियर फॉर्म में प्राप्त होता है, और आपको जब आप उसको देखोगे तो आपके पास में एक समतल तरंगाग्र की तरह दिखाई देगा। थर्ड कंडीशन की बात करें, किसी दूरस्थ तारे से आने वाले प्रकाश तरंग का पृथ्वी पर अवरोधित भाग क्या है। तो तरंगाग्र की आवर्ती लगभग समतल हो जाती है क्योंकि प्रकाश स्रोत अर्थात पृथ्वी से दूरस्थ जो तारा है वो पृथ्वी से दूरस्थ स्थिति पर है, अतः बड़े गोले की सतह का एक छोटा क्षेत्र लगभग समतलीय ही आपको दिखाई देगा। ठीक है, इस प्रकार से आपके क्वेश्चन नंबर सेकंड का आंसर लिखा जाता है। देखो बच्चों, एक तो शब्द सीमा का ध्यान रखेंगे और फिजिक्स के अंदर फिजिक्स के जो शब्द होते हैं उनका ध्यान रखा जाए। देखो बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, अपने जो डेली यूज के हिंदी वर्ड होते हैं ना वो फिजिक्स की लैंग्वेज समझ के, और उसमें जैसे प्रकाश का आपतित ना होके प्रकाश का गिरना, है ना, ये कोई नहीं, ऐसे नहीं होता। प्रकाश आपतित ही होता है, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करना, ये कुछ शब्द हैं। अपवर्तन, परावर्तन, ये देखो हर एक भाषा की अपनी शब्दावली होती है, इसलिए ध्यान रखें कि फिजिक्स के आंसर जब भी लिखेंगे तो बच्चों आप इसकी शब्दावली का ध्यान रखेंगे। गुड, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके पास दे रखा है, आपको दे रखा है कि कांच का अपवर्तनांक आपके पास 1.5 है, तो कांच में प्रकाश की चाल क्या होगी। देखो आपको अपवर्तनांक दे दिया और आपसे चाल पूछ रहा है। निर्वात में प्रकाश की चाल आप भली भांति परिचित है। सबसे पहले आपको दिया गया है कि कांच का अपवर्तनांक बोले तो Ng कितना है, 1.5 है, और कांच में प्रकाश की चाल कितनी हो जाएगी, Vg। तो अभी ऊपर वाले क्वेश्चन में भी अपन ने देखा था, देखो जब अपवर्तित प्रकाश की चाल तो आपके पास प्रकाश के चाल में उसके अपवर्तनांक का भाग दे देंगे तो आपको नए माध्यम के अंदर क्या मिल जाएगी, उसकी चाल मिल जाएगी। तो इस क्वेश्चन को देखना हो बच्चों तो अपन क्या कर देंगे, Vg निकालने के लिए C/n। C क्या है, प्रकाश का निर्वात या वायु के अंदर वेग है 3 × 10⁸, और उसके अपवर्तनांक 1.5 का जब डिवाइड लगा देंगे तो आपके पास में ये आ जाएगा 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। क्लियर बच्चों, तो थर्ड का फर्स्ट ए वाला क्वेश्चन आपका कंप्लीट हुआ। अब बात करते हैं कि इसका बी पार्ट क्या है। ये बोल रहा है क्या कांच में प्रकाश की चाल, क्या कांच में प्रकाश की चाल प्रकाश के रंग पर निर्भर करती है, ये आपसे पूछ रहा है। यदि हाँ तो लाल तथा बैंगनी में से कौन सा रंग कांच के लिए प्रिज्म में धीरे चलता है। तो सबसे पहले ये देखो क्या डिपेंडेंसी है, जी हाँ बिल्कुल जरूर है। कांच में प्रकाश की चाल इसके रंग से स्वतंत्र नहीं है, मतलब रंग के ऊपर क्या कर रही है, निर्भर कर रही है। तो ये एक कोची फॉर्मूला होता है, उसमें अपवर्तनांक का मान रंग पर निर्भर करता है। अर्थात ये फॉर्मूला क्या है बच्चों, आपके पास a + b/λ² + c/, ये आपकी तरंग दैर्घ्यता चलती है इस प्रकार से। फर्स्ट के अंदर लैम्डा की पावर 0 और फिर ये इवन नंबर्स के अंदर 2, 4, 3 ऐसे, और ABC आपके क्या हो गए, कांस्टेंट हो गए। तो ये जो प्रकाश की अगर अपवर्तनांक की बात की जाए तो ये हो गया आपके पास C/Vg, तो a + b/λ² + c/λ4 ऐसे चलेगा। ए बी आपके क्या हो गए, इस तरह हो गए। इसका मतलब ये हो गया कि जो Vg है अर्थात जो प्रकाश का वेग है कांच के अंदर वो λ² के प्रोपोर्शनल है। अगर आगे की अपन सभी तरंग दैर्ध्यों को अगर
नेग्लिजिबल कंडीशन के अंदर माने तो हम जानते हैं कि जो लैम्डा लाल रंग की जो प्रकाश देरीता होती है ना, वो तरंग देरीता होती है, वो ज़्यादा होती है बजाय बैंगनी के लिए। तो इसलिए कांच में से बैंगनी प्रकाश लाल रंग की अपेक्षा धीमा चलेगा, ठीक है, क्योंकि लैम्डा स्क्वायर की बात हो रही है। तो इसमें से बैंगनी प्रकाश लाल रंग की अपेक्षा क्या करेगा, धीरे चलेगा, क्योंकि उसकी वेलोसिटी क्या होगी बच्चों, तरंग दैर्ध्य के अकॉर्डिंग। तो ये धीमी गति से चलेगा। क्लियर, यहाँ पे ये चीज़ समझ में आ रही है। अच्छा, अब बात करते हैं यंग के द्विध्रुवीय प्रयोग में झिर्रियों के बीच की दूरी दे रखी है आपको 0.28, मतलब आपके पास डी दे रखी है। देखो मैं थोड़ा सा आपको बता दूं, यंग का डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में आप क्या करते हो, ये आपके पास में कोई सोर्स पॉइंट होता है। फिर डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट की बात हो रही है बच्चों, तो ये आपके पास में डबल स्लिट हो गई, ये आपके पास S1 सोर्स, ये S2 सोर्स हो गया। अब लाइट आएगी तो वो ऐसे, ये आपके पास में क्या हो गया, पर्दा हो गया। तो ये तो स्लिट की डिस्टेंस हो गई, और ये पर्दे की ये कैपिटल डी हो गई। अब यहाँ से कोई बिंदु माने तो एक पॉइंट तो ये हो गया, ठीक है, और यहीं से अगर माने तो एक पॉइंट आपका, ये कंडीशन हो गई, ठीक है। ये आपका यंग का डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट हो गया। क्लियर, एक पॉइंट ये, एक पॉइंट ये, तो ये पॉइंट ओ, ये पॉइंट पी। अगर ये देखे तो ये आपके पास में एक्स हो गया। क्लियर, इसी तरीके से देखेंगे तो ये आपका डबल स्लिट है, ये सोर्स पॉइंट और ये S1 स्लिट, ये S2 स्लिट, दोनों के डिफरेंस डी, और ये कैपिटल डी और ये एक्स। अब इसमें क्या पूछ रहा है आपसे, देखो यंग के द्विध्रुवीय मतलब डबल स्लिट प्रयोग में झिर्रियों के बीच की दूरी आपको दे रखी है, मतलब स्मॉल डी आपको दे दी, और ये mm में दे रखी है, तो इसको मीटर में चेंज कर लो, 10⁻³ मीटर हो जाएगा। झिर्री और पर्दे के बीच की दूरी भी आपको दे रखी है 1, ये आपको 1.4 मीटर की दूरी पर रखा गया है। तो ये, और फिर आपको क्या दे रखी है, आपको केंद्रीय दीप्त फ्रिंज और चतुर्थ फ्रिंज के बीच की दूरी आपको दे रखी है, मतलब आपके पास दोनों फ्रिंजों के बीच की डिस्टेंस दे रखी है। तो आपके पास स्मॉल डी दे रखा है, कैपिटल डी दे रखा है, और फ्रिंजों की टोटल फ्रिंजों की संख्या आपके पास दे रखी है 4। अब अगर मैं बात करूं, देखो बच्चों, फ्रिंजों के बीच की दूरी मतलब आपको x दे दी, जो आपके पास 1.2 इंटू 10⁻⁻² मीटर है। अतः फ्रिंज चौड़ाई क्या होगा, मतलब बीटा या एक्स की वैल्यू पूछ रहा है, तो ये आपके पास आती है n लैम्डा कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी। यहाँ से आपको क्या चाहिए, आपको प्रकाश की तरंग दैर्ध्य ज्ञात करनी है, तो मतलब लैम्डा चाहिए। आपको एक्स की वैल्यू दे दी 1.2 इंटू 10⁻⁻², ये पुट कर दो। फिर आपके पास में डी आपको दे दी, दोनों स्लिट के बीच की दूरी। फिर उसके बाद में आपको क्या दे दिया, ये आपके पास नंबर ऑफ फ्रिंज दे दी, तो वो आ गई 4। फिर आपके पास दे दिया पर्दे के और इनके बीच में स्लिटों के बीच की दूरी, वो आ गई 1.4। तो अगर इनको आप सोल्व करते हो तो आपके पास में ये आता है 600 इंटू 10⁻⁹ मीटर। तो देखो अगर मैं इसमें और 10 का डिवाइड लगा दूँ तो ये हो जाएगी 6000 एंगस्ट्रॉम करके। तो आपके पास इसका आंसर आ गया 6000 एंगस्ट्रॉम। गुड, इसमें कोई दिक्कत हो तो बोलो, बताओ। इसमें किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम है तो बात करो, ठीक है, नहीं है कोई बात नहीं, हो तो आप कमेंट में डाल दो, अपन वहाँ से देख लेंगे, राइट। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। ये आपके पास है यंग के द्विध्रुवीय प्रयोग में, वही डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट है, लैम्डा तरंग दैर्ध्य का एक वर्णी प्रकाश उपयोग करने पर पर्दे के एक बिंदु पर जहां पर पथांतर का मान आपको कितना दे रखा है, लैम्डा, प्रकाश की तीव्रता की के इकाई है, उस बिंदु पर प्रकाश की तीव्रता कितनी होगी जहां पर पथांतर आपको दे रखा है। तो सबसे पहले एक वर्णी प्रकाश के लिए बात हो रही है, तो इंटेंसिटी तो क्या होगी, दोनों की इक्वल होगी, I1 I2 I नोट कर लो। पथांतर क्या हो गया आपके पास, डेल इक्वल टू लैम्डा हो गया, ठीक है। और अब आप ये बात जानते हो कि फाई इक्वल टू कितना होता है 2 पाई, और आपके पास डेल इंटू क्या होता है लैम्डा। तो डेल की वैल्यू आपके पास पथांतर कितना दे रखी है लैम्डा, तो लैम्डा इंटू 2 पाई लैम्डा अपॉन डेल होता है, ठीक है, फाई इक्वल टू। तो यहाँ पे डेल मतलब पथांतर भी लैम्डा दे रहे, तो लैम्डा से लैम्डा कैंसिल आउट, तो ये आपके पास 2 पाई आ जाएगा कलांतर की मैं बात करूँ तो। अब अगर मैं बात करूँ यहाँ पे तीव्रता की, ठीक है,
तो तीव्रता आपके पास कितनी हो जाती है के, तो के इक्वल टू हो जाएगी I1 प्लस I2 और 2√I1 I2 cos फाई, और यहाँ पे cos फाई की वैल्यू अपने पास क्या आ गई थी, 2 पाई आ गई थी। तो यहाँ पे इसको पुट कर देंगे। जैसे ही 2 पाई की वैल्यू पुट करते हो तो 2 पाई हो या 0 हो, cos के अंदर दोनों ही जगह पे वैल्यू 1 आती है। तो जैसे ये कितना हो जाएगा आपके पास I0 2I0 प्लस 2√I रूट से बाहर 2I0 इंटू 1 हो गई बच्चों। अब यहाँ पे अगर अपन बात करें तो के की वैल्यू हो जाएगी 4I0, तो I0 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1/4 के हो जाएगी। ठीक है, अब ये आपको क्या दे दिया, आपके पास में पथांतर अपन जानते हैं। पथांतर क्या होता है, इसने गिवन कर रखा है अपने को λ/3, तो कलांतर कितना हो जाएगा इस केस में। देखो उस केस की बात करें तो ओनली लैम्डा दे रखी थी। अब अगर लैम्डा की वैल्यू कितनी दे दे, यहाँ पे जो पथांतर है उसकी वैल्यू दे दे λ/3, तो रख दो भैया, लैम्डा से लैम्डा कैंसिल आउट, तो 2π/3 हो जाएगा। 2π/3 की अगर मैं इस केस की बात करूँ तो यहाँ पे cos 2π/3 का मतलब हो गया कि ये आपके पास में हो गया 120 डिग्री। cos 120 डिग्री गया आपका सेकंड क्वाड्रेंट में, और सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर cos 120 मतलब ये cos सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर गया तो माइनस का हो गया, ये हो जाएगा माइनस का। अगर इसकी बात करें 2π/3 तो ये माइनस का 1 वाली कंडीशन की बात होगी। अब यहाँ पे आप देखो एक सेकेंड, ये कोस की अगर मैं बात करूँ तो ये जाएगा भैया 30 तो 1/2 हो जाएगा ये, क्लियर। तो यह अब इसको कर लो I0 2I0 राइट, और ये 2I0 cos फाई, कोस इसको ले लो 2I0 को कॉमन ले लो तो 1 प्लस cos फाई की वैल्यू पुट कर देंगे, ये आ जाएगी 1/2। इधर से आपके पास 2 1 जा 2 2 2 जा 4, तो इस कंडीशन के अंदर ये कैंसिल आउट हो जाएगी। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1/2 के, और इधर से आएगा तो ये आपके पास 1/2, तो 1/2 और 1/2 1/4 हो गए। इस केस के अंदर आपके पास परिणामी जो तीव्रता आएगी वो आएगी 1/4 के। अब आते हैं इस चैप्टर का जो सबसे लास्ट क्वेश्चन है, वो ये भी यंग के डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में व्यतिकरण फ्रिंज को प्राप्त करने के लिए आपके पास एक 650 नैनोमीटर तथा 520 नैनोमीटर तरंग दैर्घ्य के प्रकाश पुंज का उपयोग किया गया है। तो 650 नैनोमीटर तरंग दैर्घ्य के लिए पर्दे पर तीसरे दीप्त फ्रिंज की केंद्रीय उच्चिष्ट से दूरी ज्ञात करवा रहा है। देखो आपके पास λ1 दे दिया। अब 650 नैनोमीटर का मतलब हो गया बच्चों कि 650 × 10⁻⁹ मीटर, क्लियर। अब अगर इसको सेंटीमीटर में चेंज करें तो 10⁻⁷ हो जाएगा, और अगर इसको और अच्छे से सोल्व करें तो ये हो जाएगा 65 × 10⁻⁻6। अब यहाँ पे n का मान आपको 3 दे दिया, कैपिटल D का मान 1.2 मीटर दे दिया, ये हो जाएगा 120 सेंटीमीटर। सभी को सेंटीमीटर में कर रहे हो तो इसको भी कर लो। ये D जो स्लिटों के बीच की आपको दूरी दे रखी थी 2 मिलीमीटर, इसको भी चेंज कर लिया 2 × 10⁻⁻1 सेंटीमीटर। ऐसे ही λ2 दे दिया आपको, दिए 52 × 10⁻⁶ हो जाएगी। अब आगे बात करें कि अपन को ज्ञात क्या करना है। अपन ज्ञात करना है केंद्रीय फ्रिंज से nवीं दीप्त फ्रिंज की दूरी का आपको पता है फॉर्मूला, ये होता है n लैम्डा कैपिटल D/d। तो सभी की आपको वैल्यू देखो, एनसीईआरटी के अंदर जनरली जो क्वेश्चन आते हैं ना वो ऐसे आते हैं कि फॉर्मूला आप पुट करो और उनका आंसर आ जाता है इजीली। तो यहाँ पे अपन देखें कि n जो टोटल फ्रिंजों की संख्या आपको कितनी पूछ रही है, कितना पूछ रहा है, ये पूछ रहा है तीसरे दीप्त के लिए n = 3, और लैम्डा की वैल्यू आपको 65 वाले दे रखी है, और 10⁻⁶ आपके सेंटीमीटर में हो गया। इस कैपिटल D की वैल्यू आपको 120 सेंटीमीटर दे रखी है। और फिर स्मॉल d की बात करें स्लिटों के मध्य दूरी, तो ये 2 आपके पास में क्या आ रही थी, ये आई 2 mm को आपने रख दिया इसमें 2 × 10⁻⁻⁷। और ये जो कैपिटल D है ये स्लिट और पर्दे के बीच की दूरी है। जब आप इसको सोल्व करोगे तो ये आएगा 117 × 10⁻³ सेंटीमीटर। जब इसको और अगर 10⁻³ का देखें तो ये आ जाएगा 0.117 सेंटीमीटर। इसको बोलेंगे 1.17 मिलीमीटर। ठीक है, तो इजीली आपके पास में ये इस केस के अंदर उच्चिष्ट दूरी आ गई। अब दूसरे केस की बात करते हैं। केंद्रीय उच्चिष्ट उस न्यूनतम दूरी को ज्ञात कीजिए जहां दोनों तरंग दैर्घ्यों के कारण दीप्त फ्रिंज प्राप्त होती है। ओके, तो न्यूनतम दूरी कौन सी होगी, वह दूरी जहां पर
तरंग दैर्घ्य के कारण nवें क्रम की दीप्त फ्रिंज दूसरे तरंग दैर्घ्य के कारण n+1वें क्रम की दीप्त फ्रिंज के संपाती हो तो उस केस को बोलेंगे बच्चों। तो ये हो जाएगा x प्राइम n लैम्डा कैपिटल D अपॉन स्मॉल d। तो दोनों एक दीप्त के लिए और दूसरी उसके लिए n+1 एक n के लिए, तो दोनों के लिए अपन λ1 और λ2 पुट कर देंगे। यहाँ पे λ1 का मान ग्रेटर है, राइट। तो इस केस के लिए देंगे तो कैपिटल D से कैपिटल D कैंसिल आउट, स्मॉल d से स्मॉल d, क्योंकि भैया ये तो फिक्स है। यहाँ पे n λ1 और n λ2 + 2 वाली कंडीशन हो जाएगी। तो यहाँ पे अगर देखें तो n+1 कॉमन ले लेंगे, ठीक है। मतलब यहाँ पे अगर लैम्डा कॉमन ले तो n+1 और ये हो गया, और यहाँ पे ये वैल्यू, तो यहाँ की जो 10⁻⁻6 से -6 कैंसिल आउट हो जाएगा ये तो, ठीक है। तो ये बच गए 65n और ये 52n + 52। तो यहाँ से 52 को आप इधर ले जाओ तो ये बच जाएगा 13n और ये 52 है, तो n = 4 आ गया। अब बात करेंगे न्यूनतम दूरी की। तो आता है न्यूनतम दूरी x = n λ1d अपन, ये आ गया। इसमें ये केस रखेंगे तो आपके पास सॉल्यूशन करने पे आएगा x = 0.156 सेंटीमीटर या 1.56 मिलीमीटर। क्लियर। तो ये आपके पास में आपके एनसीईआरटी के चैप्टर नंबर 10 के सारे अभ्यास क्वेश्चनों के सॉल्यूशन मिल गए। देखो बच्चों, जो पुरानी एनसीईआरटी थी ना उसके अंदर तो क्वेश्चन अच्छे खासे क्वेश्चन थे 10 से 11, लेकिन इस एनसीईआरटी के अंदर अपन को इतने ही 6 क्वेश्चन दे रखे हैं। अगर आप बच्चे चाहते हो कि सर जो पुराने क्वेश्चन हैं मैं उनको भी कराऊं और उनको भी सोल्व करके तुम बच्चों को डिक्टेट करूँ कि कैसे कैसे चीज़ें हुई और किस पैटर्न पे अपन आंसर लिखेंगे, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दो। और बच्चों अच्छे से चैनल को और शेयर करो, कमेंट किया करो यार आपको लेक्चर कैसा लगा, ठीक है। और शेयर करो ज़्यादा से ज़्यादा ताकि और हिंदी माध्यम के बच्चों तक पहुंच सके। देखो मुझे जहाँ तक पता है ना, ये जो तुम्हारी जो स्टेज चल रही है ना, ये लास्ट अभी फ़िलहाल जो तुम लोग हो ना, ये लास्ट स्टेज वाले कैंडिडेट हो, या तुमसे अभी जो फ़िलहाल हिंदी मीडियम में जिन्होंने एडमिशन लिया वो वाले लोग हो उसके, क्योंकि जिस हिसाब से इंग्लिश मीडियम की स्कूलें आगे चल रही हैं और बढ़ रही हैं उस हिसाब से मुझे नहीं लगता कि हिंदी मीडियम का कोई अस्तित्व बचेगा। तो अगर हमें हिंदी माध्यम का अस्तित्व बचाना है तो हमें इस मुहिम को बहुत लोगों तक और जितने जहाँ जहाँ पे हिंदी माध्यम के बच्चे उन सब तक इस लेक्चर को पहुँचाओ, ताकि वो बच्चे अच्छे मार्क्स ला सके। अच्छे मार्क्स गेन करेंगे तो वो अच्छे स्तर पे जाएंगे, ताकि हिंदी माध्यम का वजूद बचा रहे। ओके बच्चों, और बताया करो कि लेक्चर कैसा लगा। देखो हम टीचर्स लोग तभी मेहनत करते हैं जब आप हमें एप्रिसिएशन करोगे। हमें आपसे क्या चाहिए, एक थोड़ा सा एप्रिसिएशन क्या है कि भाई तुम अच्छे लाइक्स करोगे, शेयर करोगे, कमेंट करोगे, उससे हमें भी थोड़ा मोटिवेशन मिल जाता है, राइट। और ये सब चीज़ें तो ठीक है, ये तो एक मटेरियलिस्टिक लाइफ की बात हो गई, लेकिन मेन चीज़ यही है कि मेन पर्पज़ ये है कि आप बच्चे इस चीज़ को अच्छे से समझो, सीखो और आंसर शीट के अंदर आंसर अच्छे से राइट डाउन करके आओ। ओके, थैंक यू सो मच बच्चों।